गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हिंदी मीडियम के बेस्ट चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग देखिए मित्रता, जो कि गद्य का फर्स्ट चैप्टर है मित्रता, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को भी समझेंगे कि एक मित्र जो है वो कैसा होना चाहिए और उसकी दोस्ती मतलब जब हम करते हैं तो उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसी ही हम इसी तरह की स्टोरी आप लोग के सामने लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है, बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। पहली कठिनता किसकी पड़ती है बच्चों? मित्र चुनने की पड़ती है कि मतलब मित्र कैसा होना चाहिए। पहली कठिनता जो है वो मित्र चुनने में होता है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। जब उसे कोई जानने वाले मिल जाते हैं तो वो क्या करता है कि जब बाहर निकलता है बच्चा, बाहरी दुनिया में कदम रखता है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत से जान परिचय के लोग उसके पास आते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे मित्र होते हैं वैसे ही हमारे जीवन की जो सफलता है वो निर्भर करती है कि हमारे मित्र अगर अच्छे हैं तो हमारा जीवन क्या होता है वो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज हम लोग किसमें अंधकार में डूबते हुए चले जाते हैं जिसका एहसास हम लोगों को भी नहीं होता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। गुप्त प्रभाव जो कि हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं और उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारा जो चित्त होता है वो बहुत ही ज्यादा कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने वाला होता है। इसलिए हमें इन सब सारी चीजों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। मतलब अपरिपक्व मतलब होता है उसका विकास नहीं हुआ रहता है, अभी वो हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बच्चा, ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कुम्हार होता है और वो जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो क्या रहता है, वो कच्चा घड़ा रहता है और उसको वह जैसे भी शेप देता है वैसे ही वह उस आकार में हो जाता है। जो कुम्हार होते हैं वो हम लोग को जैसे भी चाहे वैसे आकार दे सकते हैं। जैसे कि वो हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं और जब स्कूल में हम लोग स्टार्टिंग में बेटा पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत छोटे रहते हैं, उस समय हमारी दोस्ती जैसे लोगों के साथ हो जाती है वैसा ही क्या करते हैं हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। अगर हम लोग अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा।
और हमें ऐसे मित्र का भी चुनाव नहीं करना चाहिए जिसकी कि वो अपने ही बातों को मनवाने के लिए हमेशा हमारे ऊपर दबाव डालता रहे। और ऐसे भी मित्र नहीं होने चाहिए, ऐसे भी मित्र का चुनाव नहीं करना चाहिए कि वो हमारी ही बातों को हमेशा ऊपर रखे और हमारे गुणों को तो हमारे सामने बताए लेकिन हमारे अवगुणों को कभी हमसे नहीं बताए। पर ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा होता है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। बेटा इसका कहने का मतलब है इस लाइन का कि मतलब हमें इस दोनों प्रकार के मित्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए, जो अपनी बात को ऊपर रखवाए या तो फिर हमारी बात को भी ऊपर रखे। ऐसे मित्र जब होते हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। जब हम लोग बेटा मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा परखते हैं कि नहीं, कि ये वस्तु कैसी है, अच्छी है कि नहीं, कि खराब है। अगर आप लोग मोबाइल लेने जाते हो तो मोबाइल के बारे में अगर न्यू मोबाइल परचेस करना है तो पहले 10 लोगों से पूछते हो कि इस कंपनी की मोबाइल अच्छी होती है, इसकी बैटरी कैसा होता है, इसके और भी फंक्शन कैसे होते हैं। जब सबसे पूछ के सेटिस्फाइड हो जाते हो तब जाके मार्केट से मोबाइल खरीदते हो। ऐसा करते हो ना आप लोग? हर कोई करता है। कोई भी सामान, मोबाइल ही नहीं, कोई भी सामान अगर कोई खरीदता है तो उसके बारे में 100 बार सोचता होगा कि ये अच्छा है कि नहीं। तो फिर मित्र बनाने में क्यों नहीं कोई सोचता? मित्र बनाने में भी एक बार जरूर उसके कैरेक्टर के बारे में सोचना चाहिए, उसके कैरेक्टर के बारे में पता करना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है, वह अच्छा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अगर वह बुरा रहेगा तो हमारा भी रास्ता भटकता जाएगा और हम लोग भी बुरे रास्ते की ओर चलते चलेंगे। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट अपना बना लेते हैं। ठीक है, सच्चा मित्र बेटा ऐसा होना चाहिए जो हीरे की तरह दुर्लभ और कीमती हो। सच्चा मित्र हीरे की तरह दुर्लभ और कीमती हो। झूठे मित्र तो पतझड़ के पत्तों की तरह सभी जगह मिल जाते हैं। इसलिए हमें सच्चे मित्र की तलाश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो देखने में सुंदर है, उसका चेहरा हंसमुख है ना, बातचीत का ढंग उसके बहुत अच्छा है, या थोड़ी चतुराई या साहस है, ये 2-4 बातें ही देख के लोग दोस्ती कर लेते हैं, जो कि ये अच्छा नहीं है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। मैत्री मीन्स बेटा होता है दोस्ती। जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जो भी हमारा विश्वास पात्र मित्र होता है उससे हमारी बहुत रक्षा होती है, क्योंकि हम लोग उससे सारी बातें शेयर करते हैं,
कि एक बच्चा अपने घर में जितनी बातों को नहीं बताता है, उससे ज्यादा बातें वो अपने फ्रेंड से शेयर करता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होगा, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि दोस्तों से सारी बातें हम शेयर करते हैं, चाहे वो अच्छी बातें हो, चाहे बुरी बातें हो, चाहे जैसी हो। उसी में बेटा क्या होता है कि जो अच्छे मित्र होते हैं उन पे अगर हम भरोसा करते हैं तो वो क्या, उनसे हमारी रक्षा होती है और वो हमें कभी धोखा नहीं देते हैं। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। विश्वास पात्र मित्र बेटा जो होता है वो औषधि मतलब होता है दवा। औषधि मीन्स दवा होता है। वह एक दवा का काम करता है। जिस तरह हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो दवा कड़वी तो जरूर होती है, लेकिन उससे हम लोग बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। नीम का पत्ता जो कि बहुत कड़वा होता है ना, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। वैसे जो सच्चे मित्र होते हैं उनमें वो कड़वाहट तो जरूर रहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही मीठे होते हैं। मतलब उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हमारी मदद करेंगे। बेटा अगर कोई सच्चे मित्र होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर हम कुमार्ग मतलब होता है बुराई का रास्ता, कोई भी गलत रास्ते पर अगर हम लोग चलते हैं तो जो सच्चा मित्र होता है, जिसको हमारी फिक्र होती है, वो क्या करते हैं कि हमें मना करेंगे कि इस रास्ते पे मत जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। सच्चे मित्र की यह पहचान होती है। या जब हम लोग दुखी होते हैं तो हमारे दुख में वो भी दुखी होते हैं, हमारे दुख को अपना दुख और हमारे खुशी को अपना खुशी समझते हैं। ऐसे ही मित्रों का हमें चुनाव करना चाहिए। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होता है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुषों को करना चाहिए। बेटा आज के समय में जो ये टाइम चल रहा है, इसमें ऐसे मित्र मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। 50 में 1 या 2 ऐसे होते होंगे जिनके अंदर ये सारी क्वालिटी मिलती होगी। जो अच्छा मित्र होता है उसके अंदर क्या होता है, माँ का प्यार भी होता है। माँ का प्यार खैर कोई नहीं दे सकता उतना, लेकिन फिर भी उनके जैसा केयर होता है और हम लोगों की हमेशा फिक्र होती है अगर एक अच्छा मित्र है तो। लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं, इधर उधर घूमे फिरे, उसके बाद दोस्ती अगर कोई छोटी सी भी बात हो जाती है उसमें लड़ाई झगड़ा की और दोस्ती उसी जगह द एंड हो जाता है। और कभी कभी ये दोस्ती, ये लड़ाई झगड़े तो एकदम विकराल रूप ले लेता है। मारपीट झगड़ा इतना हो जाता है कि बहुत ऊपर तक इसका प्रभाव पड़ जाता है। मतलब दोस्ती एकदम दुश्मनी में बदल जाती है। आजकल तो समाज में ऐसे ही लोग दोस्ती करते हैं और ऐसा देखने को भी मिलता है आए दिन। आप लोग भी देखते होंगे, जानते भी होंगे। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ है। जब जब छोटे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं उस समय उनके मन में कोई ईर्ष्या, जलन, भेदभाव कुछ भी नहीं होता। उस समय उनके मन में बस ये होता है कि हम लोग एक क्लास में पढ़ते हैं, जितने भी हमारे क्लासमेट हैं सब हमारे दोस्त हैं, बस इतना ही उन लोग को पता रहता। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहता। जैसे जैसे
एज बढ़ती है, क्लास बढ़ती है, उन लोगों में ये जलन की भावना, भेदभाव की भावना, सारी चीजें धीरे धीरे उनके अंदर आने लगती हैं। सबसे अच्छी दोस्ती बचपन की होती है, जहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्यार और प्यार होता है एक दूसरे में। एक दूसरे से लोग लड़ते हैं लेकिन उतने देर के लिए जो कि सही रहे। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। बेटा ये चैप्टर पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि आप लोग को भी अपने बचपन के दोस्तों की याद जरूर आई होगी, क्योंकि सही बात है, जो बचपन के दोस्त होते हैं उनके जैसा मिल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, एक दूसरे से मारपीट भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, बस कुछ पल के लिए होता। अभी लड़े अभी एक हो गए, लेकिन जब हम लोग बड़े क्लासों में चले जाते हैं, हमारी एज बढ़ने लगती है, उस समय जो लड़ाई होती है कुछ देर के लिए सही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा भयानक होने लगती है। तो सबसे अच्छी दोस्ती जो होती है वो बचपन में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें भविष्य को दोस्ती निभाने के लिए तरह तरह की बातें होती हैं, सोचते हैं और उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सहपाठी की मित्रता। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जो मित्र होते हैं बाल्यावस्था के, जो मित्र होते हैं और जो बड़े होने पे मित्र होते हैं, उन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में मन करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावन चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। मैंने बताया ना कि मित्रता करने के लिए सिर्फ दो चार बातें होनी चाहिए, कि वो देखने में अच्छा है, हंसमुख स्वभाव का है, उसके बात करने का ढंग अच्छा है, बस यही सारी चीजें होती हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इतने कुछ अधिक बातें चाहिए। जो जीवन का संग्राम है, जो हमारे लाइफ स्टार्ट होती है, उसमें हमें ऐसे मित्र की जरूरत होती है जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे लिए हमेशा हर समय हमारे सुख और दुख में खड़ा रहने को तैयार हो। हमें ऐसे ही मित्र का चुनाव करना चाहिए। केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकलवाते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते जाएं। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, कहावत आप लोग सुने होंगे, मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब उसके सामने उसकी तारीफ करते रहो, खूब तारीफ करते रहो, जब काम निकल जाए तो उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। जैसे नेता लोग होते हैं ना, जब चुनाव आने को रहता है खूब प्रचार करेंगे, घर घर जाके हाथ जोड़ेंगे, मुझे वोट दीजिएगा, इतना विकास करेंगे, उतना विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वो लोग जीत जाते हैं तो क्या उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं? दर्शन तो दुर्लभ हो जाते हैं ना, उनके घर जाने पर भी दर्शन नहीं होते, है ना, नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बातें बहुत लंबी लंबी करते, काम कुछ भी नहीं करते। तो हमें ऐसे ही मित्रों से दूर रहना चाहिए कि हमारे मुंह पर तो वाह वाह करें और पीठ पीछे हमें खंजर भोंकते रहें। मित्र सन पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए। एक अच्छा मित्र जो होता है वो भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, और हमारे मित्र के बीच अच्छी सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझ सके। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है। मतलब यहाँ पे बेटा कहा गया है
कि हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो हमारे भाई के समान हो, जो हम पे पूरा भरोसा कर सके और हम लोग भी उस पर पूरा भरोसा कर सकें, और एक के हानि लाभ से दूसरे को भी हानि लाभ हो, हमारे सुख दुख में वो बराबर खड़े हो। बहुत सारे ऐसे दोस्ती के आप लोग मूवी भी देखे होंगे कि दोस्ती कितनी अच्छी होती है कि अगर अच्छी दोस्ती रहती है तो वो जीवन लाइफ टाइम जो है जीवन प्रयत्न वो चलती रहती है, और दोस्ती पे लोग अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवी है, आप लोग भी देखे होंगे। दोस्ती के बारे में आप लोग से अच्छा कौन जानता होगा, है ना, कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्वत्त स्वभाव के थे। बेटा यहाँ पे कहा गया है कि राम जी जो थे वो बहुत ही शांत थे, है ना, धीर वीर और गंभीर थे, बहुत ही शांत थे। अगर वो पता है अपने भाइयों के साथ अगर खेलते थे तो अपने भाइयों को जिताने के लिए वो खुद भी हार जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरे भाइयों को कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए वो अपने भाइयों को जिताने के लिए खेल में खुद हार जाते थे। तो और लेकिन उसके ही अपोजिट लक्ष्मण थे। लक्ष्मण उतने ही ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा तेज थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता नहीं थी, पर दोनों की मित्रता खूब बनी। जो दुर्योधन और कर्ण था, कर्ण जैसा कोई दानी इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। कर्ण इतना दानी था कि अपना सब कुछ, सोने का कवच, सोने का कुंडल, सारी चीजें अपनी दान में दे दिया। इतना वो शक्तिशाली था। वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हार होगी, क्योंकि जो दुर्योधन था वो अच्छी प्रकृति का नहीं था, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था वो, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने लास्ट तक दुर्योधन का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको मित्रता निभानी थी। कितनी बार उसको कृष्ण जी भी उपदेश दिए, कृष्ण जी भी उसको बताएं कर्ण को कि मतलब जो महाभारत का युद्ध है उसमें जो कौरव हैं उनकी हार होगी, तुम आ जाओ पांडव के साइड में। लेकिन पता है कर्ण ने क्या बोला? कर्ण ने बोला नहीं, मैं किसी भी कीमत पर कौरवों का साथ, दुर्योधन का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ये जानता हूं कि कौरवों की हार होगी, फिर भी मैं उन्हीं के साइड रहूंगा। इतनी अच्छी दोस्ती थी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अगर विभिन्नता मतलब होता है अच्छी चीजें देख के एक दूसरे पे आकर्षित हो गए, बस वहां पे दोस्ती हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। बेटा यहाँ है कि अगर हमारे अंदर जो कमियां हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो, ताकि दोनों मिलके बराबर हो जाएं। अगर हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें कोई शक्तिशाली मित्र मिल जाए, या तो कोई का स्वभाव अगर गंभीर है, शांत रहने वाला है, तो वो क्या सोचेगा कि हमेशा उसे हंसाने बुलाने वाला मित्र मिल जाए, है ना। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। उच्च आकांक्षा मतलब ऊंची ऊंची इच्छाएं रखने वाला चंद्रगुप्त किसका हमेशा मुख ताकता था? चाणक्य का। चाणक्य जो थे हर समय उसको कोई ना कोई क्या करते थे, कोई ना कोई सलाह देते थे, मशवरा देते थे। इसलिए जो चंद्रगुप्त था वो हर समय किस पे डिपेंड रहता था? चाणक्य पर। और अकबर और बीरबल की कहानी तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि अकबर जो था वो हर समय बीरबल पे निर्भर रहता था, क्योंकि जो बीरबल था
वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, और अकबर अपना दिमाग जो है उतना यूज़ नहीं करता था, इसलिए वो हमेशा बीरबल पर निर्भर रहता था, की ओर देखता था, मतलब उसी के ऊपर डिपेंड रहता था, हमेशा उसी के बारे में सोचता, उसी की बातों को कहता। कहीं भी वो अगर फंसता था तो वो बीरबल की ही सलाह लेने के लिए जाता था। तो बेटा ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कि दोस्ती को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 100 बार विचारिए क्या होता है मित्र, 100 बार विचारिए क्या होता है मित्र, खूब जांचिए परखिए उसका चित्त चरित्र। ठीक है, मित्र बनाने से पहले 100 बार सोचिए और उसके चित्र और चरित्र के बारे में, चित्त उसका मन और चरित्र उसके बारे में भी खूब विचार कर लीजिए, उसके बाद ही आप मित्र बनाइए। नेक्स्ट आता है हमारा सहपाठी की मित्रता। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जो युवावस्था के मतलब 9 to 12, जब हम लोग 9th क्लास में जाते हैं उस समय जो हम मित्र बनाते हैं, और जब हम 1-2 क्लास में पढ़ते हैं उस समय जो मित्र बनाते हैं, दोनों में ही बहुत अंतर होता है। आप लोगों को खुद भी लगता होगा कि दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छ प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमने अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। जैसे जो सुग्रीव थे उनको क्या किए थे बाली उनको सुग्रीव और बाली सब लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि सुग्रीव और बाली जो है वो भाई थे, लेकिन राजपाट का इतना उन्हें लालच आ गया कि बाली ने सुग्रीव को भगा दिया। और सुग्रीव ये जानते थे कि जो रामचंद्र हैं वो क्या हैं कि वो शक्तिशाली हैं, उनको उनका राज्य दिला देंगे, इसलिए सुग्रीव ने रामचंद्र का जो पल्ला है वो पकड़ा रहा, मतलब उनका साथ, पल्ला मीन्स होता उनका साथ नहीं छोड़े और लास्ट तक उनका साथ पकड़े रहे, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। हमें ऐसे मित्रों से दोस्ती करनी चाहिए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें और कोई भी बात बता सके तो हमें ये भरोसा रहे कि उससे मुझे धोखा नहीं मिलेगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हो। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, न कोई अच्छी बात बतला सकते, न सहानुभूति द्वारा हमें साहस बढ़ा सकते, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि
जो मित्र हैं अगर वो हमारी सहायता नहीं कर सकते, हमारी किसी बात में मदद नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें अपने चारों तरफ मूर्तियां नहीं सजानी है। जैसे कि मित्र वह होता है, अपने वह होते हैं जो सच में साथ में खड़े हो, ठीक है, अपने या मित्र वो होते हैं जो सच में साथ में खड़े होते हैं। फोटो में तो गैर भी आकर खड़े हो जाते हैं। फोटो शूट करते रहो, किसी को भी वहां भीड़ जमानी हो तो 10 लोगों को बुलाकर और फोटो खींच लिया जाए, लेकिन उनमें से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। साथी तो वो होते हैं जो हर पल हमारे साथ चलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में, ठीक है, अपने जीवन में मूर्तियां नहीं सजानी कि ढेर सारी मूर्तियां हम लाके यहाँ पे काउंटिंग करने के लिए कि 1 2 3 4 इतने हमारे दोस्त हैं। एक ही रखो, 2 ही रखो, लेकिन अच्छे दोस्त रखो। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है, ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, ठीक है, जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग से जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। हमें ऐसे आजकल के युवा क्या चाहते हैं, ऐसे ही दोस्त चाहते हैं जो उनको थिएटर ले जाए, फिल्म दिखाने ले जाए, नाचने गाने ले जाए, साथ में भोजन कराए, ठीक है, और मस्ती करे। ऐसे ही ऐसे लोगों से क्या होता है कि हमें हानि नहीं है तो लाभ भी नहीं है, लेकिन अगर हानि होगी, नुकसान होगा तो बहुत भारी मात्रा में होगा। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग न उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। ऐसे लोगों की संख्या बेटा जो है वो आजकल बहुत मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। यदि उन शोहदों में से निकले तो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो ओहो वाह वाह किया करते हैं। मतलब ऐसे दोस्त क्या होते हैं जहां महफिल लगी रहती है, जहां लोग बैठे रहते हैं, वाह 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 वाह, कुछ भी अगर आप लोग गलत भी करते हो अच्छा भी करते हो सब पे वाह वाह करेंगे। गलियों में ठट्ठा मारते और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निहिसार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर होते हैं। बेटा जो ऐसे मित्र होते हैं वो अच्छी बातों से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि वो गली में देखते होगे, आप लोग खुद भी देखते होगे कि ऐसे जो युवा पीढ़ी है वो गलियों में एक जगह इकट्ठा, एक उनका टाइम बन जाएगा, इस टाइम पे आना है और ठहाके लगा के खूब हंसते हैं, गाते हैं और सिगरेट का धुआं मारते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मदिरालय में अगर बैठे रहोगे, अगर आप लोग मदिरा नहीं भी पीते रहोगे और अगर एक गिलास में लेकर अगर जूस भी पियोगे, दूध भी पियोगे, तो क्या होता है, लोग यही कहेंगे कि वो लड़का जो है क्या कर रहा है, वो मदिरा पान कर रहा है, यानी मदिरा पी रहा है। तो जैसे लोगों के साथ दोस्ती होती है लोग वैसा ही हमें कहते हैं। अगर हम लाख अच्छे भी रहें, अगर बुरे लोगों के साथ चलते हैं तो अच्छे होते हुए भी लोग हमें बुरा कहते हैं। जैसे इस पर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक रहता है तोता, 2 तोते रहते हैं, ठीक है, 2 तोते रहते हैं। एक तोता जो है, 2 तोते जंगल में उड़ते रहते हैं और एक पेड़ पर बैठे रहते हैं। उसमें से एक तोता बेटा जो रहता है वो साधु के घर चला जाता है, एक तोता जो है वो साधु के घर चला जाता है और एक तोता जो है वो कोई चोर डाकू अपने घर उठा ले जाता है। जो साधु के घर वाला तोता रहता है, साधु क्या है, सुबह सुबह उठता है तो वही राम राम कहता है, राम राम, आओ जी, आइए बैठिए, राम राम जी। तो वो जो तोता है वो बोलना सीख जाता है, वो भी आइए पधारिए, राम राम जी, मतलब जैसा साधु बोलता है वैसा ही बोलता है, ठीक है। और जो डाकू के घर का तोता रहता है
डाकू के घर अगर कोई आता है, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, जाने मत दो, पकड़ो, आज उसको मारेंगे, आज उसके घर चोरी करेंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें डाकू के घर वाला डाकू बोलता था। और जो डाकू के घर वाला तोता था वो भी ऐसे ही बोलने लगा। मतलब बेटा यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैंने किस लिए दिया, इसलिए कि आप लोग को भी ये पता चल सके कि जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसे ही चीज़ों को सीखते हैं। आप लोगों ने देखा कि जो साधु के घर वाला तोता है वो कितना मीठा बोलता है और जो डाकू के घर वाला तोता है वो कितना कड़वा बोलता है। तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कैसी दोस्ती करते हैं। उसके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती रही। मतलब कि जो ऐसे होते हैं बेटा, उनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उनको कितनों भी समझाया जाए लेकिन उनको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। ठीक है, जो बच्चे अभी मैं बता रही थी कि जो बच्चे गलियों में ठहाके लगाते हैं, सिगरेट के धुएं उड़ाते हैं, उनके लिए क्या है, फूल पत्तियों में कोई भी सौंदर्य नहीं है, झरनों की कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, क्योंकि जो उनकी दुनिया है बस उतने तक ही होती है जितने तक ही वो लोग रहते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई भी ये सारी चीजों का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं रहता है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको सच्ची दोस्ती, सच्चे मन, इस सब से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो उनकी एक मंडली बन जाती है बस वही उनकी मंडली ही रहती है। जिनकी आत्मा अपने इंद्र विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुसंगति विचारों में कलुषित है, मतलब उसी में लिप्त है, कुसंगति में ही वो लोग पड़े हुए हैं, लिप्त हैं। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। बच्चा, हम लोगों को ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हर समय नशे में लिप्त रहते हैं। उनको और प्राकृतिक चीजों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेख विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक जो बादशाह है वो अपने ही काम, अपने ही विषय में हमेशा लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। वह दरवाजे पर मतलब वो जो कुसंगति है वो अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता था। ठीक है, और उसके जो था वो बोला कि मुझे ज्वर ने अभी अभी छोड़ा है। और उसके पिता जो है उसी समय आए थे, क्योंकि वो बीमारी का बहाना करके ऐसे ही बैठा हुआ था। तो उसके पिता ने कहा, हाँ हाँ वो मुझे अभी दिखा है, जो बुखार है, जो ज्वर है वो दरवाजे पे मुझे जाता हुआ नजर आया है, वो दरवाजे पर मुझे जाता हुआ नजर आया है। बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, क्योंकि अगर हम गलत संगति में पड़ते हैं तो वो एक बुखार की तरह, जैसे
बुखार हो जाता है और हमें जल्दी नहीं छोड़ता है, ठीक है। उसी तरह जो कुसंगति का ज्वर होता है, जो कुसंगति का साथ होता है, वह हमारे लिए बहुत ही भयानक, बहुत ही घातक होता है। ये केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अच्छे लोगों का साथ नहीं करते हैं तो वह दिन पर दिन हमें क्या जाती है, गड्ढे में गिराती जाती है, और उसमें से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर हम अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं तो वो क्या होता है कि वह बाहों की तरह, हाथों की तरह सहारा देने वाला होता है, जो कि हमें दिन पर दिन उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये नहीं है कि आप लोग उनके साथ हर समय रहोगे तो ही बुद्धि का नाश होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पल के लिए ही मिलते हैं और उनकी बुद्धि बदल जाती है। जैसे कि कैकेयी जो थी, वो राम को उनकी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी ना, कौशल्या से ज्यादा उनको कैकेयी प्यार करती थी, बहुत मानती थी उनको। लेकिन जब वो मंथरा के बहकावे में आई तो पूरी दुनिया ही पलट गई। सारी चीजें एक पल में, सब कुछ पलट गया, उनकी बुद्धि एक पल में भ्रष्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है बेटा कि आप लोग अगर कुसंग बच्चों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ नहीं रहते हो तो दिन भर उनके साथ रहने पर उनका जो है आप लोग का माइंड बदलता है, ऐसा नहीं है। कुछ पल के लिए भी अगर उनके साथ रहा जाए तब भी बुद्धि बदल जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते जिससे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। ऐसी बातें जो होती है वो हमारे कानों में नहीं, सीधे हमारे मन और हमारे हृदय को प्रभाव डालती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अगर हम कोई अच्छी चीजें नहीं देखते हैं तो वो चीजें जो है वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन अच्छी बातों को सीखने की कोशिश करते रहो, वो जल्दी नहीं आती हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता कि न आए पर बार बार आता था। एक मित्र था, ये बताता है कि राइटर की एक मित्र था उसके साथ, और एक बात उसके मन में बैठ गई थी जो कि बार बार उसके दिमाग में आती थी। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं। मतलब जो गलत बातें होती हैं, अगर हम उनको नहीं भी याद करना चाहे तो भी हमारे हृदय में वो बार बार आती हैं और बेधती हैं। और हमें बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें
हंसाना चाहे, मतलब यहाँ पर है ऐसे लोगों को अपना मित्र, अपना साथी नहीं बनाना चाहिए जो तुम्हें फालतू की बातें करें, फालतू की बातों से तुम्हारा मन बहलाएं, फालतू की बातों से तुम्हें बार बार हंसाएं। ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बार मैंने ये गलती की तो फिर से दोबारा नहीं होना चाहिए, उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा जो है वो कम हो जाएगी। मनुष्य का पैर जब है कीचड़ में पड़ता है तो उस समय उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि उसका पैर कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगर गंदे बच्चों के साथ या कुसंगति में पड़ जाते हैं तो उस समय हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हमारा जो है वो पैर किधर जा रहा है या हमारी दोस्ती किससे हो रही है। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। ऐसे लोगों से बच्चा जो होते हैं ना, जो अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, वो लोग अगर अच्छी बात भी, अगर गलत बात भी करते हैं ना तो भी वो अच्छा लगता है। अगर मम्मी पापा आपके बार बार डांटेंगे तो भी आप लोग बस उसकी अच्छाइयाँ दिखेंगी, उसकी बुराइयाँ नहीं दिखती हैं। ठीक है, उसमें आप लोग यही कहोगे ना क्या हुआ, सब सारी चीज़ें तो ठीक है, आप लोग को सारी चीज़ें ठीक लगेंगी, लेकिन उसमें ठीक होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग उसकी भावनाओं से एकदम लिप्त हो जाते हैं और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि तुम बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है, एक पुरानी कहावत है, बताते हैं। अगर हवा जो है वो फूलों के पास से गुजरता है तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छी आती है ना। अगर हवा जो है वो फूलों के पास से गुजरता है तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। वही हवा जो है गंदी जगहों से गुजरता है तो उसकी स्मेल एकदम गंदी आती है। इसमें क्या है, इसमें है कि हवा तो अपने वेग में चल रही है, लेकिन वहां पे क्या है, वो जगह है। जगह कैसा है कि जैसा सिचुएशन आया, जैसे जैसे जगह बदलता गया, वैसे वैसे हवाओं का जो गुण है वो बदलता गया। वैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे बनेंगे। एक पुरानी कहावत है, बहुत ही प्रसिद्ध है, काजल की कोठरी में कैसे ही समाये जाए, काजल की कोठरी में कैसे हो समाये सयानो जाए। सयानो में होता है बच्चा चतुर। ठीक है, काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी जाए। मीन्स क्या है इसका कि काजल मतलब कोयले की फैक्ट्री में कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों न जाए, कितना भी चतुर व्यक्ति वो कोयले की फैक्ट्री में क्यों न जाए, उसके ऊपर काजल की एक बूंद काला धब्बा लगी जाता है। एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, एक बूंद काजल की अगर उस पे लग जाती है, कोयले की या काला धब्बा उस पे लग जाता है तो वो कलंकित हो जाता है। इसी तरह अगर आप कितनों भी अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आप कितना भी अच्छे बनकर क्यों न रहो, लेकिन आपके ऊपर कलंक का एक धब्बा लग ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये हमेशा कोशिश करना। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसलिए है क्योंकि हम लोग आजकल जो दोस्ती किसी से भी कर लेते हैं, दोस्ती करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे साथ कब खड़े होते हैं, कब नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जीवनी लिखने के लिए आती है तो उसको कैसे लिखना है, कैसे लर्न करना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो बेटा है वो हर समय एग्जाम में पूछी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों को एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो आप लोग ये प्रोफार्मा जरूर बनाइएगा, फ्लो चार्ट, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही अच्छा है। इससे जीवनी पे क्या होता है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि आप लोगों ने जीवनी को बहुत अच्छा लर्न किया है और एग्जामिनर इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, देख के उसको लगता है कि नहीं बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया है। ठीक है, पहला देखते हैं जन्म। इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का क्या नाम है? चंद्रबली शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम है? चंद्रबली शुक्ल। स्थान क्या है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो बेटा बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। कहाँ पे, किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मिशन स्कूल मिर्जापुर। मिर्जापुर में बेटा मिशन स्कूल था, वहां से इनकी जो शिक्षा है वहां से प्रारंभ हुई थी। कार्य, इन्होंने क्या कार्य किया था? तो ये आलोचक के पद पर थे, इतिहासकार थे और निबंधकार थे। प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो चिंतामणि, विचार विधि, चिंतामणि और विचार विधि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, ये तो बेटा फ्लो चार्ट है जो कि अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हो तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। अगर आप लोग की स्पीड अच्छी है तो आप लोग इसको 1-2 मिनट में बना लोगे। आता है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बेटा जो भी जैसे उनका जन्म है, उनके पिता का नाम है, उनकी मृत्यु है, ठीक है, और उन्होंने किस स्कूल से, किस विद्यालय से अपनी पढ़ाई शुरू की, इन सबको हाईलाइट आप लोग जरूर करिएगा। तो जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था बच्चा? चंद्रबली। ठीक है, जो चीज, ये सारी चीजों को हाईलाइट करना है। चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। बेटा ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो गणित में थोड़ा कमजोर थे, इसलिए इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर पाई। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की। जब इनकी पढ़ाई बीच में रुक गई तो इन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी की। किंतु स्वाभिमान के कारण जितने भी राइटर होते थे या जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं, तो ये स्वाभिमान के कारण क्या किए? इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। मिर्जापुर में मिशन स्कूल था, उसी में इन्होंने क्या किया? चित्रकला के अध्यापक के रूप में रहे, वहां पर कुछ दिनों तक काम किए। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने एक नहीं कितनी ही भाषाओं में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका ये ज्ञान अर्जित किए। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आनंद कादम्बिनी बेटा जो है पत्रिका, उसमें इनकी क्या हुई? रचनाएं, ये जो भी रचनाएं करते थे आनंद कादम्बिनी
में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होने लगी। तो हमारे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, बस्ती जिले के अगुना ग्राम में हुआ था, गांव में। उनका जन्म किस सन में हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था बेटा? उनके पिता का नाम चंद्रवल्ली शुक्ल था और उन्होंने अपना एजुकेशन कहाँ से लिया था? मिर्जापुर के मिशन कॉलेज से। ठीक है। गणित में अधिक कमजोर होने के कारण उन्होंने अपना पढ़ाई क्या है बीच में जारी, मतलब कमजोर होने के कारण उन्होंने अपना पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। इन्होंने 19 वर्ष तक नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहां ये बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। इनकी जो गिनती है बेटा उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। क्यों? क्योंकि जब वहां पे श्याम सुंदर दास थे, अपनी वो नौकरी छोड़ दिए, तो वहां पे ये अपना काम करने लगे। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। ये निबंधकार भी थे बेटा और कवि भी थे, दोनों ही थे। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। नाटक की जो रचनाएं होती थी उसमें भी इनकी विशेष रुचि रही, बहुत ज्यादा इनको नाटक में भी इंटरेस्ट था। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। उन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि अपना बेटा बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। इनका जो स्थान था वो बहुत ज्यादा ऊंचा था। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे हुए थे। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक, मतलब वे स्टार्टिंग से ही रचनाओं का काम करते थे, निबंध लिखते थे, ये सारे काम जो है वो अंतिम समय तक करते थे। साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का स्थान नहीं छोड़ा। मतलब बेटा ये अपने जीवन में लास्ट तक साहित्य साधना का काम नहीं छोड़े और वो जीवन प्रयत्न जो है उसको करते रहे तथा लेखन कार्य करते हुए इस महान महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। 1941 में ये जो निबंधकार है वो हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। ये जो है हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए और हमारे बीच में न रहते हुए भी है, क्योंकि इनकी जो सभी रचनाएं हैं वो हम लोग पढ़ते हैं और उसके अभी तक उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कृतियां। कृतियां तो इसमें बहुत सारी दी हुई है, लेकिन इसमें से अगर आप लोग 5-6 कृतियां भी अगर लिख देते हो तो वो क्या है कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी बहुत कम होता है और पेपर बहुत लेंदी होता है। इसलिए पेपर को देखते हुए इसमें से 4-5 अगर हम लोग कृतियां लिख देते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियां, मतलब हर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनकी कृतियां निम्न है। बेटा अगर आप लोग जीवनी लिखते हो उसमें हर टॉपिक को, मतलब जितनी भी कृतियां हैं, ये जीवन परिचय, भाषा शैली, इन सबको अगर हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और बस ये करोगे कि एक पेन लोगे, पेज में बस इकट्ठे लिख दोगे, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे जीवन परिचय उनका शुरू हो रहा है, कहाँ से भाषा शैली शुरू हो रही है, कहाँ से कृतियां शुरू हो रही है। इसलिए बच्चा हर पॉइंट को हेडिंग डाल डाल के आप लोग लिखते जाना। शुक्ल जी ने
भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की। चिंतामणि, ये इसमें आप लोग कृतियां में बस ये भी डाल के लिख सकते हो कि चिंतामणि विचार भी थी, ठीक है, इसमें 2 हो गया। आलोचना में रस मीमांसा, आलोचना में क्या लिखोगे, रस मीमांसा, त्रिवेणी 2 लिख लो इसमें। और सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना, ये लिखने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। संपादन तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, इसमें भी आप लोग 1-2 लिख सकते हो। जैसे तुलसी ग्रंथावली है, जायसी ग्रंथावली है, 1-2 ग्रंथावली इसमें से भी आप लोग लिख सकते हो। हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी, इतने नाम दिए बेटा। इसमें से जो भी आप लोगों को लगे कि ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जो भी आप लोग को पढ़ने में इजी लगे, जो जल्दी से याद हो जाए, उसमें से 1-2 नाम लिख सकते हैं। काव्य रचना, काव्य रचना में क्या है, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय, 2 इसमें दिया है, 2 इसको करना है। अनुवाद मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद और विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र आदि, इसमें से भी बेटा आप लोग 1-2 नाम लिख सकते हो। जो भी आप लोगों को लगे कि हमें बहुत जल्दी इजी याद हो जाएगा, उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये शुक्ल जी की बेटा ये सारी कृतियां हो गई, जिसमें से 5-6 कृतियां भी अगर आप लोग लिख लोगे तो वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा, अब शुक्ल जी ने किस भाषा का प्रयोग किया, वो जब रचनाएं करते थे तो किस भाषा में रचना लिखते थे। शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था, उनको भाषाओं का बहुत ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने उर्दू, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान प्राप्त था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी। संस्कृत की जो तत्सम शैली है बेटा, उसको ज्यादा प्रधानता दी है। वो अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों को ज्यादा इन्वॉल्व किए हैं, ज्यादा उसको प्रधानता दी है। दूसरी ओर इन्होंने सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने ऐसी भाषा का चुनाव किया बच्चा जो कि पढ़ने में भी इजी हो, समझने में भी आसान हो, जिसको आसानी से पढ़ा भी जा सके और आसानी से समझा भी जा सके, जिसमें संस्कृत निष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इनकी भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों पर इन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग किया। व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक सारी शैलियों को मिलाकर इन्होंने रचनाओं को अपने किया है। इस तरह इनकी भाषा क्या है बेटा, इनकी भाषा जो है वो सरल है, परिमार्जित है, जो कि पढ़ने में भी अच्छी हो और समझने में भी आसान हो। शैली, इनकी भाषा शैली क्या है, तो इनकी भाषा शैली क्या है, शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत थी। इनकी जो शैली थी वो क्या थी, वो संयत थी और विवेचनात्मक थी। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। इनकी जो शैली थी बेटा वो निगमन शैली भी कहलाती है। इन्होंने सामाजिक शैली का प्रयोग किया। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो कम शब्दों में, शब्द कम होते थे लेकिन कम शब्दों में भी अधिक बातों को वो बोलते थे। जैसे कभी जो कोई है जो बहुत बोलता है और कोई जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो ऐसा बोलता है कि सबकी बोलती चुप हो जाती है। वैसे ही इनकी ये क्या है, ज्यादा कम शब्दों में अधिक शब्दों की ये व्याख्या करते थे। इनकी रचनाओं में प्रायः वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली और भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों के दर्शन होते हैं।
इनकी जो शैलियाँ थी उसमें भी विभिन्न विभिन्न शैलियों के दर्शन होते, मतलब विभिन्न जो शैलियाँ हैं इनकी रचनाओं में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हिंदी साहित्य में स्थान। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है? तो अभी तक आप लोगों ने जो शुक्ल जी की जीवनी पढ़ी उसमें ये समझ में आया होगा कि शुक्ल जी का जो स्थान है वो हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही सर्वोपरि है। उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को दिया, जो भी रचनाएं की, जो भी कुछ हम लोग को दिया, वो क्या है, वो बहुत हमारे लिए बहुत अमूल्य निधि है, जो कि जिसकी कीमत कोई कभी नहीं चुका सकता। अध्यापक मस्तिष्क में से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। वो क्या थे? शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक भी थे, अध्यापक भी थे और कवि भी थे। वो कविताओं को भी लिखते थे, वो निबंध को भी लिखते थे, इसलिए वो सारी चीजें मिलजुल कर उसमें थी। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट, हिंदी साहित्य का बेटा जो इतिहास है जो उसमें इनको क्या एक सम्राट के रूप में जाना जाता है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्य प्रतिभा से क्रांति उत्पन्न कर दी है। अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट निबंधकार सिद्ध हुए। शुक्ल युग में ये क्या थे कि बहुत अच्छे निबंधकार थे ये, ठीक है, ये बहुत अच्छे निबंधकार थे। इनकी विशिष्ट दीप्तिमयता के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को क्या कहा जाता है? शुक्ल युग, शुक्ल युग के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य में इतने कुछ योगदान दिए कि इनके युग को इनके शुक्ल के नाम से, शुक्ल युग के नाम से विख्यात है, शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो बेटा हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का स्थान जो है वो बहुत ही ज्यादा अग्रणी है। इस तरह आज हम लोग जो है रामचंद्र शुक्ल की जीवनी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किए और उनको एक एक टॉपिक को देखे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पिता का क्या नाम था और उन्होंने कहाँ से अपना अध्ययन किया और वो अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल की जीवनी सुनने मात्र से भी कुछ लाइन तो जरूर याद हो गया होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, सुनने से ही कुछ चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।